गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके 10th चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बात होती है लाइट क्या है। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें वस्तुओं को देखने के लायक बनाती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी दैट ऑब्जेक्ट या सी दैट थिंग्स। देखो, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए अपने पास होती है आइज, है ना। जैसे साउंड को डिटेक्ट करने के लिए ईयर, है ना। टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए टंग, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए नोज, हीट को डिटेक्ट करने के लिए स्किन। ये अलग अलग सेंसरी ऑर्गन एनर्जी की अलग अलग फॉर्म को डिटेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन आज पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट भी देखो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट पास द लाइट, जो लाइट को पास नहीं करता आर पार, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट हो, उस पर कोई लाइट रे गिर रही हो, उस पर कोई लाइट रे गिर रही हो, तो गिरने के बाद वापस जो टकरा के वापस लौटती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना। तो रिफ्लेक्शन किसके अंदर होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके आर पार लाइट नहीं जानी चाहिए, मीडियम सेम रहना चाहिए। इसी प्रकार लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर गिरती है, किस पर गिरती है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर, जैसे किसी लेंस पर। तो लाइट क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ये एयर है और ये क्या हो गया? लेंस। तो लेंस किसका बना होता है? ग्लास का बना हुआ होता है। जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये अलग से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसका पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। यहाँ तो हो गया लाइट की जो इंसिडेंट रे है, ये बाउंस बैक हो गई। ये क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई इसी मीडियम के अंदर। और इसमें क्या हुआ कि जो लाइट की रेज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, लेंस कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? ट्रांसपेरेंट। मिरर कैसा ऑब्जेक्ट होता है? ओपेक, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से जब लाइट जाती है तो उसका हल्का सा पथ चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज होने के कारण, ठीक है। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ पार्ट लाइट का इन ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे इनका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप देखना, कोई मिरर धूप के अंदर पड़ा हुआ हो तो वो मिरर हल्का सा गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस मिरर ने जो लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन कुछ पार्ट उसने लाइट का एब्जॉर्ब भी किया है। तो हम यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन आपके 10th क्लास में 12th में आएगा, तब अपन पढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया कि जब लाइट बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस, या बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, इसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक जो होते हैं उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जनरली अपन इसे मिरर्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि चेंज इन द पथ ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट का पथ चेंज हो जाना, रे का डायरेक्शन चेंज हो जाना, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिफ्लेक्शन के कारण ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कैसे? जैसे आपकी एक 6th क्लास में एक्टिविटी थी कि एक डार्क रूम है जिसमें एक कमरे में एक लड़के ने टॉर्च पकड़ रखी है, दूसरी तरफ एक लड़के ने कोने में एक मिरर पकड़ रखा है, और वो उस मिरर को थोड़ा सा घुमा रहा है। तो उधर क्या बन रही है? उस पार्ट में जहाँ उस मिरर की वो पड़ रही है, लाइट जा रही है, वहाँ उसमें उसको इमेज दिख रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो अपन जितने भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं सब रिफ्लेक्शन के कारण, या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट का इमिट कर रहा है। जैसे ट्यूबलाइट है, सन है, फायरफ्लाई है, तो ये लाइट को इमिट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है उसको अपन कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जो लाइट को इमिट नहीं करता, है ना, रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे मून, मून की खुद की लाइट नहीं है, मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आज अपन मून को क्यों देख पाते हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। इसके बाद कलर वाला जब अपन 11th चैप्टर पढ़ेंगे तब कलर का भी पढ़ लेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का क्यों दिखता है? तो जो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर होते हैं विजुअल, इन सभी को रिफ्लेक्ट करेगा। इन सभी को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो किस कलर का दिखेगा? व्हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखता है तो इन सभी को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। इन सभी को एब्जॉर्ब
करेगा। अगर मान लो कोई ब्लू कलर का दिख रहा है, इट मींस वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको तो क्या करेगा, इनको तो करेगा एब्जॉर्ब, इनको तो करेगा एब्जॉर्ब, और रिफ्लेक्ट केवल किसको करेगा, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जैसे ब्लू कलर का है तो ब्लू को रिफ्लेक्ट, बाकी को एब्जॉर्ब, रेड कलर का है तो रेड को रिफ्लेक्ट, बाकी को एब्जॉर्ब। ये हो गया कलर के बारे में। फिर इसके बाद जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, जैसे आपके आगे नाम आएगा मैक्स प्लांक आएगा, तो उन्होंने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो लाइट वेव नेचर में ट्रेवल करती है। किस नेचर में, वेव नेचर, है ना। दूसरे ने कहा कि नहीं, लाइट को पार्टिकल्स के नेचर में ट्रेवल करती है। तो लाइट की जो नेचर बताई गई, वो लाइट की नेचर कैसी बताई गई, डुअल नेचर। कौन सी नेचर, डुअल नेचर। कौन कौन सी, एक तो वेव नेचर और दूसरी पार्टिकल नेचर। लेकिन बाद में क्वांटम थ्योरी जो आई, क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि लाइट इज नोर ए बिहेव लाइक ए वेव नेचर नोर ए पार्टिकल नेचर। वेव नेचर की है, नहीं पार्टिकल नेचर की है। जबकि बल्कि कुछ फिनोमिना वेव नेचर के द्वारा बताए जाते हैं और कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर के द्वारा बताए जाते हैं। तो लाइट की नेचर कैसे बताई गई है, डुअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसके बाद आपके नेक्स्ट इसमें आता है कि जैसे अपन ने पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिर रही है, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन होगा, साथ में एब्जॉर्प्शन भी होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, वेरी स्मॉल हो, लाइट सोर्स के सामने, लाइट सोर्स के सामने ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल हो, तो जो लाइट होती है इसके किनारों से हल्की सी घूम जाती है, लाइट रेज होती है इसके किनारों से घूम जाती है। इस किनारों से घूमने को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अगर इसके अंदर लाइट जाके फिर घूमे तब तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अंदर जाके घूमे तो रिफ्रैक्शन, लेकिन इसके किनारों से घूम जाए तब क्या होगा, डिफ्रैक्शन। जब ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल साइज हो, किसकी तुलना में, लाइट सोर्स की तुलना में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो लाइट इसके किनारों से मुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, जब लाइट इसके अंदर जाके मुड़ेगी तो उस फिनोमेना को अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का अंतर समझ लेना, डिफ्रैक्शन किनारों से मुड़ना और रिफ्रैक्शन अंदर से मुड़ना, ठीक है। और लाइट ट्रेवल किस पथ में करती है, तो वो आपके आ जाएगा स्ट्रेट पाथ। कौन से पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ। और इसका दूसरा नाम क्या है, रेक्टिलिनियर पाथ। रेक्टिलिनियर पथ में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। वापस एक बार रिफ्लेक्शन के लॉस और रिफ्लेक्शन के टाइप्स और फिर मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। किसी भी सरफेस के द्वारा लाइट का क्या होना, बाउंस बैक होना, वापस आना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसके दो लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके नियम अपन ने 8th क्लास में पढ़ा था, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले अपने को समझनी पड़ेगी कि ये कैसे, क्या है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, प्लेन क्या होता है। तो जैसे मान लो ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर, जिसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी तरफ मैंने कलर कर दिया है, एल्यूमिनियम या सिल्वर वगैरह लगा दिया, कलर कर दिया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका नाम मान लो Mn है, ठीक है। इस पर कोई ऑब्लिकली कोई रे गिर रही है, ठीक है, इधर से कोई टॉर्च वगैरह है, लाइट रे गिरती है, जो रे गिरती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ध्यान रखना, कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जब वो सरफेस से टकरा के दूसरी डायरेक्शन में निकलती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ध्यान रखना, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे ये जो है एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इस नॉर्मल लाइन की तुलना में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस नॉर्मल के उसमें रेफरेंस में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला तो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आई है वो आर के इक्वल होगा। अगर आई 40 है तो आर भी कितना होगा, 40 होगा। आई 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाइज ऑन दी सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाइज ऑन सेम प्लेन। नोट्स मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिए तो मेरा लिखूंगा नहीं, केवल समझना आपको। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, द रे दैट इज केम फ्रॉम लाइट सोर्स, वह रे जो लाइट सोर्स से आती है एंड स्ट्राइक ऑन
प्लेन एंड स्ट्राइक ऑन दी सरफेस, सरफेस पे जो स्ट्राइक करती है, जो आके टकराती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो निकलती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। फिर एक होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हालांकि आपके 10th क्लास में नहीं बता रखा, आपने 8th में पढ़ लिया। तो रिफ्लेक्शन के टाइप दो पढ़े थे अपन ने, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। जो इरेगुलर है इसका दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कौन सा पढ़ा था? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो किसी सरफेस पे जो रेज गिरती है, मान लो 2 3 जो भी रेज गिर रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या रहती है? पैरेलल रहती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होती है? पैरेलल होती है। इरेगुलर में क्या होती है कि जो इंसिडेंट रे है ये तो पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ये स्मूथ सरफेस पे होती है, ये किसी सरफेस पे होती है? रफ सरफेस पे। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो जैसे मिरर, क्या दे सकते हो? मिरर, या शाइनी स्पून, कोई चमकदार स्पून वगैरह है, चम्मच वगैरह है या बर्तन वगैरह, इसके अंदर आप दे सकते हो जैसे सोइल है, चॉक पाउडर है। ये सारा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको ध्यान रखना है जो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो भी रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि लॉज को फॉलो यही करता है, ये भी लॉज को फॉलो करता है। अगर आप यहाँ नॉर्मल खींचोगे तो इसका भी आई और आर इक्वल होगा, यहाँ नॉर्मल रे खींचोगे तो इसका भी आई और आर इक्वल होगा। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है मिरर। ठीक है, मिरर क्या होता है? कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट एज लाइक ए मिरर। कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होती है तो किसका काम करती है? मिरर का। तो मिरर अपने दो प्रकार के मिरर पढ़ेंगे अपन, एक प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा आएगा? स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है इसकी प्लेन होती है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड होती है। रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है इसकी कर्व्ड होती है। ठीक है, अब इसकी प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी? इसकी प्लेन, और इसकी क्या है? कर्व्ड। अब इसमें भी दो प्रकार का हो जाएगा। यदि कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, बोल चम्मच के अंदर वाले पार्ट के जैसे या बोल के अंदर वाले पार्ट के जैसे, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव। अगर कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा आपके कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव। इसका अपन डायग्राम ऐसे बना देंगे। ये इधर मैं डैश डैश कर रहा हूँ, ये इसके कलर कर रहे हैं ना। ठीक है, ये अगर आउटवर्ड बाहर की तरफ मुड़ रही है तो ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर, और ये प्लेन मिरर। अब बात करते हैं इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे अपन मिरर में अपन बाल बनाते हैं, तैयार होते हैं, तो हम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पिक्चर हमारे मिरर के अंदर बनती है, उसको बोलते हैं इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों की अपन एक साथ, मैंने आपको टेबल बना के ग्रुप में सेंड कर दिए, तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट केवल इनकी प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टीज दूंगा और ओरली बताऊंगा। बाकी आपको टेबल ग्रुप में जो नोट्स मैंने भेजे हैं वो देख लें। जैसे मान लो मैंने प्लेन मिरर पहले किया, ठीक है, ऐसे किया, तो यहाँ पर अपने को बोलना है इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो ये इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, ऑलवेज इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, मतलब आपका सिर्फ खोपड़ी आपके ऊपर है तो खोपड़ी ऊपर ही रहेगी, तो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट के साथ वर्चुअल आएगा, इरेक्ट के साथ क्या आएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? एन इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिसको अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आएगा? ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। फिर आपका जो कॉन्वेक्स आता है, ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में भी आप क्या लिखोगे? इरेक्ट एंड वर्चुअल, इधर वाला इरेक्ट एंड वर्चुअल। फिर आता है आपका कॉनकेव। इन दोनों में थोड़ा सा उल्टा लिखिए, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये प्लेन कर दिया, ये कॉन्वेक्स कर दिया, तो ये कॉनकेव कर दिया। पहली बात वापस नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर। तो नेचर में प्लेन में आप क्या बताओगे? इरेक्ट एंड वर्चुअल। और कॉन्वेक्स की नेचर ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। और कॉनकेव की मोस्टली, कॉनकेव ये हो गया, ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स, ये प्लेन और ये कॉनकेव। कॉनकेव की क्या आएगी? मोस्टली आएगी रियल एंड इन्वर्टेड, और एक कंडीशन में आएगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। दूसरी आती है पोजीशन ऑफ इमेज। इसमें पोजीशन कहाँ आती है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ आती है? बिहाइंड द मिरर ऑलवेज। इसमें भी क्या आती है? बिहाइंड द मिरर ऑलवेज। और इसमें कहाँ आती है?
फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने इमेज का बनेगी मिरर के सामने, या कहते हैं अपन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, या अपन कहते हैं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना है, या फ्रंट ऑफ द मिरर। तीसरी बात कहते हैं साइज की, प्लेन मिरर में ध्यान रखना सेम साइज, क्या बनेगी सेम साइज, इसमें ऑलवेज स्मॉल, इसमें ऑलवेज सेम, प्लेन में ऑलवेज सेम साइज, इसमें ऑलवेज स्मॉल साइज, और कॉनकेव में डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन, इसमें स्मॉल भी बन सकती है, सेम भी बन सकती है, और लार्ज भी बन सकती है। स्मॉल कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट बहुत अधिक दूरी पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा, तो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सी के बिहाइंड होगा तो थोड़ी सी स्मॉल बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो बिल्कुल एकदम सेम साइज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा तो लार्ज बनेगी, है ना, हाईली एनलार्ज। और जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होगा तो एनलार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। ये आपके मिरर, इसका मैंने आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिया गया है ना, कि कैसी इमेज बनाता है। एक इनके फ्रंट बिहाइंड ये आ गया, इरेक्ट वर्चुअल आ गया, साइज की आ गई, डिस्टेंस ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंस मतलब इमेज है वो ऑब्जेक्ट्स के मिरर से जितना दूर होता है उतनी ही दूरी पर इमेज होती है प्लेन मिरर में। तो इक्वल डिस्टेंस हम किसमें करते हैं, प्लेन मिरर में। इक्वल डिस्टेंस किसमें होती है, प्लेन मिरर में इक्वल डिस्टेंस। और अनइक्वल डिस्टेंस किसमें होती है, अनइक्वल डिस्टेंस होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ये डिपेंड करती है पोजीशन कहाँ है। कॉन्वेक्स में तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूर हो, पास हो, इमेज बिल्कुल पास में बनेगी, जबकि कॉनकेव में डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। फिर प्लेन मिरर की यूजेज अपन कर लेंगे। तो प्लेन मिरर के जो यूजेज है तो अपने घरों में काम में लिया जाता है, प्लेन मिरर के कोई खास यूजेज नहीं है। बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर अपने दो थे कि यदि कर्व्ड आउटवर्ड हो, जैसे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इधर अपन लिख दिया, ये कर्व्ड आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मुड़ा हुआ। जो अगर आपके पास बॉल है तो बॉल बॉल है तो बॉल का जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा, बॉल का अंदर वाला पार्ट कॉनकेव मिरर का काम करेगा। इसी प्रकार चम्मच है, चम्मच का बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा और चम्मच का अंदर वाला पार्ट कॉनकेव का काम करेगा। ठीक है, इसमें इसे बाहर की तरफ कलर किया हुआ होता है। इनको बोलते हैं, ये कर्व्ड आउटवर्ड होती है, ये कर्व्ड इनवर्ड होती है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये दोनों कहाँ होते हैं, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहाँ होते हैं, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान रखना, इसीलिए इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है या जो इसकी फोकस सेंटर और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या कहाँ आती है, फ्रंट ऑफ द मिरर। इसलिए जो इमेज बनती है मोस्टली कंडीशन में वो फ्रंट साइड ही बनती है। केवल एक कंडीशन में बिहाइंड बनती है, वो कंडीशन क्या है, पी और एफ के बीच रखते हैं, तब वो अपन बाद में करते हैं पी क्या होता है, एफ क्या होता है। दूसरी बात, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इस पर जो रेज आती है तो ये रेज को फैला देता है। ये रेज को फैलाने के कारण इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और इस पर जो रेज आती है ये रेज को एक जगह फोकस करता है, तो इसलिए इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। फिर इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, इट कैन नॉट इग्नाइट द पेपर, ये पेपर को नहीं जला सकता। इट कैन इग्नाइट द पेपर, ये पेपर को बर्न कर सकता है। इट ऑलवेज फॉर्म स्मॉल साइज इमेज, इट फॉर्म्स स्मॉल, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है, और ये इसमें बिहाइंड बनती है इमेज और इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। यूजेज में आप केवल कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज पढ़ोगे तो यूज इन व्हीकल्स और रियर व्यू मिरर। रियर का मतलब पीछे का देखने के लिए, रियर व्यू मिरर। एक जैसे आपकी बुक में नहीं है तो वो ध्यान रखना, एटीएम मशीन्स में भी ये यूज में किया जाता है। और अगर आपने को किसी की फुल साइज इमेज देखनी हो तो कौन सा मिरर काम में लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर काम में लेंगे, फुल साइज इमेज देखनी हो तो कॉन्वेक्स मिरर। अगर प्लेन मिरर से फुल साइज इमेज देखनी हो तो उस ऑब्जेक्ट की हाफ साइज का होना चाहिए। जैसे अगर वो 10 फीट लंबा ऑब्जेक्ट है तो 5 फीट लंबा अगर अपने पास मिरर होगा तो ही अपन ऑब्जेक्ट को फुल साइज इमेज देख पाएंगे। जबकि कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल छोटा हो तो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन फुल साइज इमेज देख सकते हैं। ये आपका तक उनके इसके उपयोग आप लिखते जाओ कम से कम खूब सारे। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज पिक्चर ऑफ द, यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट, आंख नाक कान का जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा भी यूज किया जाता है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, सर्च लाइट, सोलर फर्नेसेस, है ना, सोलर पैनल, सोलर कुकर्स, है ना। तो
इन सब के अंदर टॉर्चेस वगैरह के अंदर कौन सा मिरर आता है काम? कॉनकेव। कौन सा आता है? कॉनकेव। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वो टर्मिनोलॉजी अपन देख लेते हैं। जैसे आपको उसका नोट्स मिल गए और टर्मिनोलॉजी को देख लो। टर्मिनोलॉजी में क्या देखा है, दोनों मिरर के एक साथ देख लेते हैं। पहले एक देख लो, ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग। अपनी बुक के अंदर इसको शेडेड कर रखा है, ऐसे डार्क शेडेड कर रखा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो बीचों बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पी, पॉल। क्या बोलते हैं उसको? पॉल। और उसको लेटर पी से, कैपिटल पी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉल है, ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ये स्फीयर का पार्ट था, ये स्फीयर का पार्ट था। तो स्फीयर था, तो स्फीयर का क्या होना चाहिए? सेंटर भी होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से इक्वल पार्ट हो। अपन केवल इतना ही पार्ट ले लें, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया, इसका बीचों बीच का पार्ट। अगर इस पी और सी को हम मिलाएं, देखो ये क्या बन गई? रेडियस बन गई। क्या बन गई? रेडियस। तो रेडियस क्या है? पीसी। रेडियस को अपन क्या बोलते हैं? पीसी। ठीक है, रेडियस हो गई। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब जब भी ऑब्जेक्ट को अपन लेफ्ट साइड में रखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगी वो इस एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। इस एक्सिस को अपन रेडियस को प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का एक पार्ट रेडियस से, ध्यान रखना, ये आगे तक भी जा सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस का ही पार्ट रेडियस है, जिसको पीसी से डिनोट करते हैं। ये एक्सिस जो सी और पी को मिलाती है, इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखना, इमेजिनरी लाइन है जो सी और पी को मिलाती है, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ये जो इसका है एपर्चर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपन ने जो ली इसको बोलते हैं एपर्चर। और अपने डिस्कशन में केवल उन्हीं मिरर्स को लेते हैं जिनका एपर्चर उनकी रेडियस की तुलना में बहुत छोटा है, जिनका एपर्चर रेडियस की तुलना में बहुत छोटा है। इसके बाद अपन निकालते हैं इनका फोकस सेंटर। फोकस सेंटर, तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी दे रखी है कि अपने को एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसको सन की तरफ, उसका वो होना चाहिए, फेस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सन की तरफ होनी चाहिए। जैसे मान लो ये सन है, ये सन की तरफ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपन ने कर दी, और इससे जो रेज आ रही है सन से वो इस पर गिरेगी। वो गिरने के बाद एक पॉइंट पर मिलेगी, वो गिरने के बाद सारी रेज एक पॉइंट पर मिलेगी। उस पॉइंट का नाम होता है फोकस सेंटर। फोकस सेंटर। और जैसे 7 इमेज अपने को प्राप्त होगी वो कागज जलने लग जाएगा। इट मींस वो इसका क्या है? फोकस सेंटर, जिसको कैपिटल एफ से लिखते हैं। जिसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, अब जो कैपिटल एफ और टी के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ध्यान रखना, मिरर और लेंस की जो पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ से रिलेटेड होती है। जिसकी जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होती है वो उतना ही कमजोर मिरर होता है। जब अपन लेंस की पढ़ेंगे, जैसे पावर, लेंस की जो पावर है वो डायोप्टर में मापते हैं, तो वो क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर कोई लेंस की फोकल लेंथ 5 मीटर है और एक दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो 5 मीटर वाला जो फोकल लेंथ का जो लेंस है वो कमजोर लेंस है, वो कागज को बहुत मुश्किल से चलाएगा। तो इसका अपोजिट होता है। फोकल लेंथ से किसी मिरर और लेंस के ऊपर क्या मानी जाती है? पावर मानी जाती है। ये फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, और इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। फोकल लेंथ किससे लिखा जाता है? स्मॉल एफ से। अब इसका और रेडियस का संबंध है। रेडियस इस फोकल लेंथ में हमेशा क्या होती है? ट्वाइस होती है, डबल होती है। रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। या फिर क्या आएगा? फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस अपॉन 2। रेडियस अपॉन 2। ये अपन ने कर ली फोकल लेंथ। इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो उसकी फोकल लेंथ क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में आपका सन है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसकी तरफ हमने कवर कर रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये रेज जा रही है, ये ध्यान रखना इसका पॉइंट, ये इसका पीसी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपन इसमें क्या देखते हैं कि जो रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। और जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है उस पॉइंट को बोलते हैं एफ। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ, फोकस सेंटर। क्या बोलते हैं? फोकस सेंटर। तो ये अपन कॉन्वेक्स मिरर का फोकस सेंटर निकालते हैं। आधा घंटा रुक जाओ सब। यस, नेक्स्ट अपने इसमें आता है, ये दोनों अपन ने इसकी फोकस सेंटर आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें पढ़ेंगे अपन रे डायग्राम्स।
क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम, कि रे डायग्राम किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम अपने लिए इसलिए जरूरी है कि जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें रे डायग्राम बहुत जरूरी है। रे डायग्राम में हम 4 कंडीशन पढ़ेंगे। देखो, पहली कंडीशन दोनों मिरर की एक साथ पढ़ेंगे। ये अपन ने कॉन्केव बना लिया, ये कॉन्केव, इसके इधर कलर कर दो और इसके इधर कलर कर दो। जब इसका रे डायग्राम देखना, ये अपन ने बना दी पीसी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी बना दी पीसी, प्रिंसिपल एक्सिस। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से गुजरेगी, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। वो किससे गुजरेगी, फोकस से। इफ द रेज इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। इसी प्रकार इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल डाइवर्ज appear diverge from principal focus, ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। ये पहली कंडीशन। कहने का मतलब है कि अगर पैरेलल जाएगी तो वापस कहां से आएगी, फोकस से। ध्यान रखना, ये इसका ध्यान रखना है एरो के साइनों का। ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। इधर ये इंसिडेंट से, तो ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल जाएगी तो फोकस से होती हुई आएगी। इसमें भी अपने को ध्यान रखना है। ये साइन आएगा, यहाँ ये डार्क शेडेड लाइंस आएगा, जिसको अगर अपन से मिलाते हैं, जिस पॉइंट पर मिलती है उसको फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सेकंड कंडीशन आती है, पहली कंडीशन क्या थी कि जो रेज है वो पैरेलल है। रेज कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो रेज है वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। मान लो इसका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी है, पहले पैरेलल गुजरी, फोकस से निकली, अब फोकस से गुजर रही है, पैरेलल हो जाएगी। इसमें भी अपने को ऐसे ही करना है। जैसे ये फोकस, बाद में ये जैसे ये जा रही है फोकस से होती है, अपीयर होती है ड्राइवर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। ये इंसिडेंट रे, आप ये जरूर लिखना, ध्यान रखना आर, और यहाँ पर है सी आपका, तो इस सी से एक एंगल बनेगा, नॉर्मल रे बनेगी। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर एक्स वाई दे दे, वाई जेड दे दे, तो आपको कुछ एक्स क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मिली। दूसरी कंडीशन फोकस से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल मिली, दोनों जस्ट अपोजिट वे। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड है कि मान लो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पथ पर चली जाती है। इस पर चली जाती है, सेम पथ पर चली जाती है। कोई रे आ रही है तो ये इसका आने का साइन और ये जाने का, तो अलोंग इट्स सेम पथ पर चली जाती है जब कर्वेचर से आती है। इसी प्रकार इसमें देखो, ये जैसे एफ और ये सी, ये कोई रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, वापस ऐसी की ऐसी ही चली जाएगी, लेकिन इसको इमेजिनरी अगर अपन मिलाते हैं तो ये कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि जब वो रे ऑल पी पर ओब्लिकली गिर रही है, तो ओब्लिकली ही वापस निकल रही है, और यहाँ पर जो पीसी जो लाइन है ये नॉर्मल का काम करती है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 प्रकार की, इसमें भी ऐसी कैसे हो जाएगी, ऐसे कैसे, ये टोल हो गया, ये सी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपने हो गए रे डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, एक ही उसके द्वारा अपन पढ़ लेंगे इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के द्वारा, कॉन्केव मिरर के द्वारा। अब इस कॉन्केव मिरर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये आपका कॉन्केव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल फोकस है पीसी, ये आपका एफ है, ठीक है, ये आपका एमएन एपर्चर है। अपन ने मान लो ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना एबी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करते हैं, एबी से, और इमेज को डिनोट करते हैं ए डैश बी डैश से। इमेज को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश बी डैश। अगर डायरेक्ट इमेज बन रही है
तो ए डैश ऊपर, ये इरेक्ट इमेज का साइन का ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा बन रहा हो और कहीं अगर ऐसा बन रहा हो बी डैश ए डैश, ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज। कैसी है, इन्वर्टेड इमेज। और ध्यान रखना इरेक्ट के साथ कौन आएगा हमेशा, वर्चुअल, और इन्वर्टेड के साथ कौन आएगा, रियल इमेज का सिंबल है ये इरेक्ट इमेज का सिंबल है। और ए बी किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो इनसे रेज निकलेगी, ये रेज एक पॉइंट पर मिलेगी, ये साइन जरूर ध्यान रखना, ये रेज एक पॉइंट पर मिलेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इट मींस जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, इमेज फोकस पे बनती है। तो हाई, ये तो इसकी पोजीशन, फिर आती है इसकी नेचर। तो नेचर होती है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। फिर होती है इसकी साइज, तो इसकी साइज होती है पॉइंट साइज। क्या होती है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये आपका एफ, ये आपका सी, बियॉन्ड सी, यहाँ रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट को, ए और बी। अब इससे आपने तो जो अपन ने भी डायग्राम पढ़े थे वो ध्यान रखना है, ये रे ऐसे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। दूसरी जो है वो मान लो फोकस से निकल के आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे मिलेगी। तो जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो बी डैश ए डैश, इमेज क्या बनी, बी डैश ए डैश। अब यहाँ देखो अपन ने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज का बनी एफ और सी के बीच में, इमेज का बनी एफ और सी के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज की साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड। पहले तो हाईली डिमिनिश्ड थी, अब क्या होगी, डिमिनिश्ड, मतलब पहले वाली की तुलना में बड़ी है। अपन जैसे जैसे मिरर के नजदीक जाते जाएंगे इमेज बड़ी बनती जाएगी। थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में अपन उसको रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये बॉल है, ये एम है आपका, आपने इसको रख दिया इमेज को यहाँ ए बी, तो इससे गई जाके आएगी कहाँ पे, इससे जाएगी, फिर इससे फोकस से गुजरेगी ये, तो यहाँ बढ़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। जब दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर ये क्या बनता है, इमेज बनती है बी डैश ए डैश। तो कौन सी साइज आएगी, सेम साइज, ध्यान रखना क्या आएगी, सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। अब प्लेन मिरर में क्या था, प्लेन में भी सेम था, लेकिन यहाँ क्या था, इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, ये आपको इरेक्ट और वर्चुअल आ जाए और सेम साइज आ जाए तब तो आपको बताना है प्लेन मिरर। इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल साइज आ जाए तब आपको बताना है कॉन्वेक्स मिरर। और जब आ जाए कि इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज साइज, इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज साइज आ जाए तब अपन क्या बोलेंगे, इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज साइज, तब अपन बोलेंगे कॉन्केव मिरर। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। थर्ड फोर्थ कंडीशन देखो आप, ये अपना एफ है, ये अपना सी है, ये अपना पी है, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को अपन ने, कहाँ रख दिया, ए और ये भी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। एक तो लाइन आपको पैरेलल करनी है, और जो पैरेलल जाएगी ध्यान रखना वो आते समय किससे होती हुएगी, फोकस से, किससे होती हुएगी, फोकस से। दूसरी मान लो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो आप जानते हो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वापस आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये एक पॉइंट पर मिलेगी, उस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होगा। जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। और यहाँ पर इमेज बनेगी लार्ज, कैसी बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, पहले हाईली डिमिनिश्ड बनी, फिर डिमिनिश्ड बनी, फिर सेम बनी, फोर्थ कंडीशन में बनी लार्ज। और अब की बात वाली जो कंडीशन है उसमें बनेगी हाईली एनलार्ज। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा अपन ने, फोकस पे, ए बी। ठीक है, ये है सी, ये आपका एपेक्स एम और एन। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये रे दिख जाएगी, यहाँ पर इंसिडेंट रे पैरेलल होने आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार सी वाली जो लाइन जाएगी ये जाएगी वापस इसी लाइन पर आएगी और ये लाइन आगे तक जाके मिलेगी। तो ये बन रही है इनफाइनाइट पे, इमेज का बन रही है इनफाइनाइट पे और हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, या अपन कहते हैं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या अपन कहते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। सिक्स्थ जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। ये आपका सी है, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया ए बी,
ए और बी। जिन बच्चों को बोर्ड पे दिखता नहीं है वो ध्यान से देख लेना इसको, ए और बी। तो अपन यह लाइट एक तो यहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी है, तो ध्यान रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन आएगी तो फोकस से होती रहेगी, लेकिन ये इसकी वापस से ध्यान रखना ऐसे होगी, लेकिन इसमें क्या होगी है इमेजिनरी जो लाइन है इसे दिखी होगी, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ से जाएगी, ऊपर की तरफ। इसके जो रिफ्लेक्टेड इधर आ रही है, लेकिन इसको इमेजिनरी की जगह कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। दूसरी जैसे मान लो ये लाइन इधर जा रही है, एक तो सेंटर ऑफ पोल वाली, सॉरी पोल पे ऑब्लिकली गिरती है, इधर से इसकी अपोजिट यहाँ जाएगी, और ये आपकी जो इमेज बनी ये ए डैश बी डैश। पहले ऐसी कंडीशन है जहां पर इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल, लेकिन इमेज बड़ी बनेगी एनलार्ज। आपने लैब में कॉनकेव मिरर पढ़ा है, आप चाहो तो देखना, आप जितना पास रखोगे आपकी इमेज बहुत बड़ी बनेगी। क्यों, क्योंकि आपने उसको, आपके जो मुंह है वो ऑब्जेक्ट है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। ये हो गया अपने कॉनकेव मिरर। दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखो दो ही कंडीशन होगी, या तो इमेज को अपन इनफाइनाइट पे रखेंगे या बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। तो ये अपने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, इसकी ये कलर कर दिया, ठीक है, ये कलर कर दिया फटाफट, ये इसकी फोकस सेंटर बना दिया, बाद में ये इसका सी कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को अपन रख रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का जो साइन है वो ऐसे डैश डैश बना देना दो रोज का, ठीक है, और फिर इससे रेज निकालेंगे अपन। वो कौन सी रेज होगी, इंसिडेंट रे, और हम जानते हैं कि वो इंसिडेंट रे पैरेलल रे के इक्वल जाएगी, मतलब सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज होगी, तो वो डाइवर्ज कौन से पॉइंट से होते हुए दिखती है, फोकस से। किससे दिखती है, फोकस से। तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी, ध्यान रखना कैसी बनेगी, छोटी इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अपन, इनफाइनाइट पे। मान लो ऑब्जेक्ट को अपन इनफाइनाइट पे रख के नहीं रखे और किसी भी पॉइंट पे रखते हैं पी और इनफाइनाइट के बीच, ठीक है, जैसे मान लो अपन ये रख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पी और इसके बीच में रख दिया, ये जैसे रख दिया ए और बी, इसके जो रेज आ रही है ए दावा से यहाँ जाएगी, ये रे आगे जाके मिलने की कहाँ कोशिश करेगी, फोकस से। दूसरी जो रे है वो मान लो जैसे यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही तो वापस इधर आएगी, तो ये जिस पॉइंट पर मिल जाएगी, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी। अरे मैंने मन से नहीं कि अपने चार प्रकार के रे डायग्राम पढ़े थे, एक में पैरेलल डाला था, दूसरे में फोकस से डाला था, तीसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला था, और चौथे में ऑब्लिक्विटी डाली थी। तो यहाँ रे मैं ऑब्लिक्विटी डाल रहा हूँ, यहाँ पैरेलल डाल रहा हूँ। पैरेलल के बाद आप जानते हो फोकस से निकलती है, लेकिन यहाँ तो इसका फोकस उधर इधर है, तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। और इधर जब इसको ऑब्लिक्विटी डाली तो यह है, इसका अपोजिट देखो ये, तो ये कहाँ मिल गई, बिटवीन पी एंड एफ। जब इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज का बन रही थी एफ पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे था तो इमेज का बन रही है पी एंड एफ, और यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। ये आपके दोनों मिरर का कंप्लीट काम है। इसके बाद आता है इसमें मिरर फॉर्मूला और इनके द्वारा बनी हुई इमेजेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। इनके यूज मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना, पहले नोट्स वगैरह में भेज दिए यूजेस वगैरह सारे। आगरा का जो किला है, आगरा फोर्ट है, उसकी दीवार पर एक कॉन्वेक्स मिरर फिट किया हुआ है और उसके सामने है ताजमहल। तो उस मिरर के अंदर छोटा सा मिरर है और उसमें पूरे ताजमहल की पिक्चर आ जाती है। तो ध्यान रखना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और उनकी पूरी साइज चाहिए अपने को, पूरी इमेज चाहिए, तो कौन सा मिरर काम में लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब लास्ट आता है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस मतलब साइन कन्वेंशन आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में, कि जो ओरिजिन पॉइंट वो होता है, इधर वाली एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस, इधर वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर वाली एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनस वाई। इसी प्रकार अपने मिरर में ध्यान रखना, अपने मिरर में जैसे मान लो कॉन्केव मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर का पोल भी है, ये इसका सी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्ट को ऑलवेज अपन लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u से मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे लिखते हैं, u से। u किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को। और अब देखो ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू u की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज माइनस। जिस भी क्वेश्चन में आप u की वैल्यू लिखो तो u की वैल्यू आपको माइनस में पुट करनी है। इसी प्रकार देखो इमेज, इमेज अगर आपकी लेफ्ट साइड ही बन रही है
ठीक है, लेफ्ट साइड भी बन रही है तो उस इमेज में जो v की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ रही है, तो आपको मान के चलना है कि इमेज लेफ्ट साइड या फ्रंट साइड बन रही है। कहाँ बन रही है? फ्रंट साइड या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बन रही है। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो और आपको v की वैल्यू पॉजिटिव फाइंड होती है, इट मींस इमेज आपकी कौन सी साइड बन रही है? राइट साइड बन रही है, बिहाइंड बन रही है और अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बन रही है। यहाँ माइनस का साइन अपने को ये भी इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। यहाँ जो प्लस का साइन है हमें इलेक्ट और वर्चुअल के लिए भी बताता है, प्लस का साइन। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट आती है वो पॉजिटिव में आएगी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे अपने वन से, और यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में शुरू से ही लिखेंगे। बाद में इमेज अगर मान लो ऊपर ही बन रही है तो इमेज जो एच डेस है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है, सॉरी इमेज ऊपर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव आएगी। अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ये एच डेस की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब इमेज डाउन साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल के डाउन साइड में बन रही है तो एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब इमेज अपसाइड ही बन रही है तो एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप ध्यान रखना, अपसाइड किस में बनती है? तो अपसाइड ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में, और इमेज ऑलवेज अपसाइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज, और कॉनकेव मिरर में ओनली वन कंडीशन में। तो एच डैश की वैल्यू प्लस में कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज आएगी और कॉनकेव मिरर के लिए एक कंडीशन में। इसी प्रकार एच डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी 5 कंडीशंस में, कॉनकेव मिरर की 5 कंडीशंस में एच डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब इमेज का बनेगी नीचे बनेगी। ध्यान रखना, जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे कोई भी तो इन 5-6 कंडीशन से बाहर का कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी चीज एक और देखो इसमें, फोकल लेंथ। ये ध्यान रखना आप, कॉनकेव पॉइंट जहां भी आ जाए, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, ये ध्यान रखना। और सब चीजों में अपन इसमें उल्टे सुलटे करते हैं, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उनकी फोकल लेंथ इसमें आएगी नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ यहाँ प्राप्त हुई थी लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, अपन जब बाद में इसकी होती है पॉजिटिव में। देखो कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स वाला में अपन ने क्या देखा था? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये थी, ये एफ थी इसकी और ये सी था। तो ये कौन सी साइड में आ रहा है? राइट साइड में। राइट साइड में आने के कारण इनकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, इसकी एफ की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की किसमें आएगी? पॉजिटिव में फोकल लेंथ आएगी। वापस देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो यू की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो यू की वैल्यू आएगी माइनस। इमेज को, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी किसमें आएगी? प्लस में आएगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में आएगी और ऑब्जेक्ट नेगेटिव में आएगा, उसकी डिस्टेंस पोल से। ये सारी जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सारी किससे करेंगे? पोल से करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन 10.1, जो फर्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वो मैंने आपको क्लास में सोल्व करवा दिया था। यहाँ पर करते हैं सेकंड इक्वेशन सोल्व करते हैं, इसके बाद अपने रिफ्लेक्शन का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो इधर ध्यान दो, बात मत करो। एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और अपन ने कहा था ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। अपन इसे बनाते हुए चलते, इधर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है पीसी, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर रखा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, है ना। इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में है, ध्यान रखना। इसको कहाँ रखा अपन ने? ऊपर रखा। दूसरा कह रहा है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसको 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब लेफ्ट साइड में, तो u की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों रखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। फिर इसकी फोकल लेंथ आएगी जो क्या होगी? इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या आएगी? ध्यान रखना, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव की मैंने क्या बताई थी? नेगेटिव आती है। तो इसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? -15
सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब स्क्रीन कहाँ रखें। हाँ ये चीज बताना भूल गया था, ध्यान रखना जब भी शेडो फॉर्मेशन होती है तो तीन चीज चाहिए, एक चाहिए लाइट सोर्स, दूसरा चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट और तीसरा चाहिए स्क्रीन। जैसे मान लो इधर से अपने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, इधर से लाइट सोर्स हो रहा है, इधर से मेरा हाथ है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी इस स्क्रीन पर, है ना। जैसे नाइट टाइम हो तो नाइट टाइम में आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप आसमान की तरफ रख के बनाओ तब आपकी वहां नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है, तो वहां स्क्रीन है ही नहीं। इसी प्रकार जैसे आप देखते हो कि जैसे आगे गोलकुंडा का किला है, कोर्ट है, वो उसकी पूरी की पूरी इमेज उसके सामने पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर दिखती है। इसी प्रकार ताजमहल, तो पूरा ताजमहल उस यमुना रिवर में दिखता है, क्यों? तो पानी भी एक प्रकार से स्क्रीन का काम करता है। तो इसने कहा स्क्रीन कहाँ रखी, स्क्रीन का मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ पर अपन ये अपनी चीजें दे रखी है, इमेज क्या कहाँ बनेगी। तो एक अपने मिरर फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये कैसे बना, ये क्यों बना, इसके आंसर सारे दे रखे 12th क्लास में। अब भी आपको ध्यान रखना है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो जरूरी नहीं हो ये इसको इधर माइनस प्लस करके अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो मिरर फॉर्मूला में v की v फाइंड करना है तो u को उधर ले जाओ। अब फोकल लेंथ क्या है -15, माइनस का सिंबल, ये कितने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा पड़े 25 सेंटीमीटर दूर, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। एक चीज और मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ये फोकस सेंटर है, इसकी फोकल लेंथ 15 है और ये हो गई 30, रेडियस हो गई 30, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे 25, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा ये। अब आपको देखो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बिटवीन रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी बियॉन्ड सी, इमेज इधर बनेगी, मतलब जो v की वैल्यू आएगी मोर देन 25 आएगी, ध्यान रखना। अगर फिक्स ये 30 होती तो 30 पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है तो 30 पे इमेज बनती है 25 पे, इट मींस जो v की वैल्यू आएगी मोर देन 25 या 30 से भी मोर देन आएगी, क्योंकि 30 तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो रहा है, 15 तो ये हो रहा है, 15 ये हो रहा है, 30 तो ये हो गया, तो आंसर जो भी आएगा वो 30 से ज्यादा आएगा। वो भी देखते हैं क्वेश्चन में फिट करते हैं इनको। 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, तो ये आ गया माइनस का 5 और ये आ गया प्लस का 3, तो आ गया माइनस का 2/75 और माइनस इसको 1/v की वैल्यू है माइनस का 2/75, इसको अपन ने रेसिप्रोकल किया तो क्या आया 75/2, आंसर आया -37.5 सेंटीमीटर। देखो मैंने कहा था मोर देन 25 आएगी, इट मींस जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, यहाँ के लगभग बन रही है 37, मतलब यहाँ से 30 तो ये हो गया, 30 तो ये हो गया और 7.5 आ गई, जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है अपने को इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये माइनस साइन हमारे को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये बुक में भी आप देख लो -37.5, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल, माइनस की वैल्यू रियल आ गई तो रियल के साथ क्या आ गई इन्वर्टेड भी आ गई, रियल के साथ कौन चलेगा हमेशा इन्वर्टेड चलेगा, मतलब अपने को स्क्रीन कहाँ रखनी पड़ेगी यहाँ, स्क्रीन की कौन सी डिस्टेंस कितनी होगी 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये देखो मिरर फॉर्मूला पहले नहीं बताया आपको बताया, इसके बाद कुछ डायरेक्ट और आते हैं, जो फॉर्मूले और आते हैं, जैसे एक आता है मैग्नीफिकेशन का, इसका फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन में मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ी बनी या छोटी बनी, उसको बोलते हैं हम मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है एक तो होता है h/h, ध्यान रखना जब केवल यही फॉर्मूला दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इमेज कैसी आएगी सेम साइज की आएगी, इसकी आएगी सेम साइज। और ध्यान रखना सेम साइज किसमें बनती है, एक तो कहाँ बनती है प्लेन मिरर में, सेम साइज दो जगह बनती है, ध्यान रखना सेम साइज दो जगह बनती है, एक तो बनेगी प्लेन मिरर में और दूसरी बनेगी कॉनकेव मिरर में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ध्यान रखना दो में ही प्लेन मिरर बनेगी। फिर आ सकता है लेस देन 1, इसकी वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, देखो 1 तो कब आएगी
जैसे मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हाइट भी 5 है, इमेज की हाइट भी 5 है, 5 से 5 कट गया 1 आ गया। लेस देन 1 कब आएगी? जब इमेज की हाइट 4 है और ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है, तो लेस देन 1, तो यहाँ मतलब स्मॉल साइज आएगी। कैसे आएगी? स्मॉल साइज। ध्यान रखना, स्मॉल साइज जैसे यहाँ ऑलवेज लिखा ना पड़े, स्मॉल साइज ऑलवेज तो किसमें आएगी? कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। और कॉन्केव में कब आएगी स्मॉल साइज? हालांकि ये कॉन्केव पढ़ रहे हैं वैसे, अपन कॉन्केव में स्मॉल साइज कब आएगी? जब ऑब्जेक्ट या तो कहां पे कहां हो इनफाइनाइट पे, या कहां हो बियॉन्ड सी। आपको पूछ ले कितनी पोजीशन पर अगर अपन ऑब्जेक्ट को रखें तो अपने को स्मॉल साइज प्राप्त हो, तो या तो कहां रखेंगे इनफाइनाइट पे या बियॉन्ड सी। ये अपन इस साथ सबके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर फोर्थ रिफरेंस आता है, फोर्थ जो आता है, मान लो ये हो 6 हो, इमेज की हाइट 6 आ रही हो, ऑब्जेक्ट 5 हो, तब यहाँ क्या आएगा? मोर देन 1। तो मोर देन 1 का मतलब एनलार्ज साइज। कैसे आएगी? एनलार्ज साइज। तो एनलार्ज में ध्यान रखना, लेंथ तो बराबर बनाता है, कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है। तो एनलार्ज आप लिखोगे ओनली और ओनली, केवल और केवल कौन आएगा? कॉनकेव मिरर। लेकिन क्या इसमें ऑलवेज वर्ड यूज करेंगे? नहीं, इसमें वर्ड अपन यूज करेंगे, ये 3 कंडीशन में एनलार्ज इमेज बनाएगा। एक कंडीशन होगी जब ऑब्जेक्ट को अपन कहां रख रहे हैं, या आपका एफ, ये बॉल, ये सी, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, या ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे, या ऑब्जेक्ट को पी और एफ पर रखेंगे। कुछ भी घुमा के पूछ ले कि कितनी कंडीशन में कॉनकेव मिरर एनलार्ज इमेज बना सकता है, तो कितनी कंडीशन में बना सकता है? 3 में। कितनी कंडीशन में सेम साइज बना सकता है? 1 कंडीशन में। और कितनी कंडीशन में दो बना सकता है छोटी, तो वो 2, इनफाइनाइट और बियॉन्ड सी। तो ये ओनली कॉनकेव मिरर। वो भी ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, वो भी तब जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट एफ पर हो, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच हो, तब अपन ये कर सकते हैं, ये वेरिफिकेशन। अब ध्यान रखना, कई क्वेश्चनों में अपने को एच देगा, तो वहां पर एक फॉर्मूला और लगाते हैं वेरिफिकेशन का, जो इस क्वेश्चन के अंदर भी लगा रखा है। देखो मैंने इस चीजों को आपको क्वेश्चन को करते करते ही समझा है, तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। वो फॉर्मूला ये है एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, इनका जो रेशो। अब एच डैश अपने को दे नहीं रखी, एच कितनी दी थी? 4 सेंटीमीटर। एच कितनी दी थी अपने को? 4 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू कितनी आई? माइनस भी साइन का है, ध्यान रखना इसका। वी की वैल्यू कितनी आई? माइनस 37.5। और यू की वैल्यू क्या थी? माइनस 25। यू की वैल्यू क्या थी? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था अपन ने? 25 सेंटीमीटर पे। तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो। एच डैश इंटू 25 इक्वल्स टू 37.5 माइनस इंटू 4, एच डैश इक्वल्स टू 37.5 इंटू 4 अपॉन 25। ठीक है, इस डेसिमल को डेसिमल माइनस में ध्यान रखना, डेसिमल को हटा दो, यहाँ क्या लगा दो? 0 लगा दो। 25 टेन ये आ गया, और ये आ जाएगा 20 कितना आएगा? 25 ये आ जाएगा 15 के लगभग। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 4 2 जा। तो एच डैश देखो यहाँ पर एच डैश का मतलब इमेज की साइज कितनी आ रही है? 6 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की कितनी थी बेचारे की? 4 थी। तो मैग्निफिकेशन आप देखो 6/4, तो 6/4 को 3/2, 3/2 को 1.5, मतलब जो इमेज है वो 1.5 टाइम्स लार्जर बनी, मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में डेढ़ ही, जिसको बोलते हैं डेढ़, दुगने से कम, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में 1.5 गुना बड़ी थी इमेज, 1.5 गुना बड़ी थी। देखो आंसर में दे रखा है हाइट ऑफ द इमेज, इसमें डायरेक्ट कितने बता रखा? हाइट बता रखी है, एच डैश इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। -6 देखो वैल्यू किसमें आएगी? -6 में क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ देखो माइनस था, तो ये माइनस यहाँ भी मेंटेन रहेगा, यहाँ -6, ये रहा, यहाँ -6 आ जाएगा। तो इन्वर्टेड और रियल इमेज और एनलार्ज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? एनलार्ज इमेज बनेगी। अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। हालांकि क्वेश्चन में बोल नहीं रखा है, लेकिन अपने को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए और रे डायग्राम पूछ ले तो कैसे करना है वो देखिए। ये अपना ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एमएन एपेचर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका एम है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ एफ है। ये अपने को कितनी दी थी? 15 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 30। इट मींस ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू दी थी अपने को 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को अपन यहां सेट कर रहे हैं, यहां पे
ऑब्जेक्ट यहाँ है, ध्यान रखना। रे डायग्राम देखना आप कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 15 ये इसकी डबल ये रेडियस 30 है। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 25 पे। एक में तो आपको पैरेलल पास करनी है, पैरेलल पास करनी है। आपका रिफ्लेक्शन वो किससे निकलेगी? फोकस से। कहाँ से निकलेगी? फोकस से। दूसरी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी है, तो वो भी वापस निकलेगी और ये मिलेगी बियॉन्ड सी के पास। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से निकाल के यहाँ कर दो, आप इससे निकाल दो ओब्लिकली, यहाँ पर इमेज का बनी बियॉन्ड सी। ऐसा आपको बनाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एरो का साइन जरूर शो करना है। एक आपको जो सी पॉइंट है तो ये नॉर्मल लाइन एक बनानी है। सारे आपको नोमेनक्लेचर करने हैं। ये आपके रिफ्लेक्शन का चैप्टर कंप्लीट है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके इंटरनल है और 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन एक्सटर्नल है। ये सारे आप कर लेना। मैं आपको कल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेजूंगा, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन वो आपको करने हैं। ओके।